जब वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा के वापस लौटे पुर्तगाल, तो उन्होंने समय में जो वो टाइम वगैरह चेक कर रहे थे उसमें उन्होंने एक दिन की कमी पाई। उनको ये समझ में नहीं आया कि एक दिन कब कैसे हो गया ये उनके हिसाब से। तो बाद में उनको, अब यहां से शुरू होती है अक्षांश और देशांतरों की उत्पत्ति की कहानी। अब चूंकि समुद्र में जाना आसान हो गया, ओशन में जाना, ट्रेड भी ओशनिक शुरू हुआ, तो सवाल ये उभरा कि अगर ग्लोब के ऊपर दो पॉइंट्स दिए गए हों तो उन दोनों के बीच की दूरी का कैसे पता चले। मान लो सिंपलीफिकेशन करते हैं, पृथ्वी गोल है, 360 डिग्री का गोला है, सूर्य 24 घंटे लेता है, 24 घंटे में 360 को पूरा कर लिया, तो 360 को डिवाइड करो 24 से, 15 आ गया। इसका मतलब एक घंटे में सूर्य का आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल 15 डिग्री चेंज हो जाता है। सूर्य अगर गोले के ऊपर 15 डिग्री चेंज हुआ तो इसका मतलब समय में 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। ठीक है, सही है? 1 डिग्री में 4 मिनट, ठीक है, 15 चौका 60, यानी 1 डिग्री में अंतर आएगा, 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। चलिए, समय की कहानी यहां से आती है। अगर हम पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन को खींच रहे, उसको मानक समय मान ले। देखो, किसी भी चीज को, अगर किसी भी चीज को मापना, मेजर करना हो तो जीरो लेना जरूरी है। समय को मापना हो तो जीरो लेना जरूरी है। इसके लिए एक लाइन खींचनी जरूरी होगी। पृथ्वी के ऊपर जो इमेजिनरी काल्पनिक रेखा खींची गई उत्तर से दक्षिण, उसको हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं। समझाऊंगा मैं, लिखवाऊंगा भी, पहले केवल समझ लो। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसी को इंटरनेशनल टाइमलाइन कहते हैं, जीएमटी, क्योंकि ये जीरो पे, ये समय, ये पृथ्वी पर समय का जीरो है। अब इसने क्या किया होगा, इस लाइन ने अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा, एक पूरब और एक पश्चिम। ठीक है, पूरब पश्चिम हमने क्यों बांटा? सूरज पूरब से निकला, पश्चिम में छिप गया। ठीक है, उत्तर से दक्षिण लाइन खींचेंगे तभी गोलार्ध 2 भागों में बटेगा। चलिए, इस ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हुआ, समय रेखा कहलाई यहां तक। अब दूरी की बात आती है। दूरी कैसे निकाली जाए? यानी अक्षांशों के माध्यम से दूरी निकाली जाए। अब अक्षांशों के माध्यम से निकाली जाए तो जीरो का पता होना चाहिए, अक्षांशों में भी, लैटिट्यूड्स में भी जीरो। तो जीरो लैटिट्यूड का पता करने के लिए ध्रुव तारे ने सहायता की। नॉर्दर्न पोल से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसकी किरण जहां भी पृथ्वी के ऊपर पड़ेगी 90 डिग्री के एंगल से इंसिडेंशियल होगी। वो पृथ्वी का आधा होगा, नहीं होगा? जब बिल्कुल 90 डिग्री है और sin 90 मान का मान 1 होता है, 1 होता है, इसका मतलब उसकी किरण जहां पे पड़ रही होगी वो लाइन पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही होगी। 0 डिग्री लैटिट्यूड मिल गया। इसी को हमने इक्वेटर कहा, विषुवत रेखा, इक्वेट करने वाली यानी बांटने वाली। इसने भी क्या किया, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक नॉर्दर्न और एक सदर्न। इसका मतलब अर्थ 2 क्वाड्रेंट में बट गई, 4 क्वाड्रेंट्स में। ये जो चारों क्वाड्रेंट हैं, ये केवल और केवल अफ्रीका, भारत, अफ्रीका पूरी पृथ्वी का ऐसा कॉन्टिनेंट है जो इन चारों क्वाड्रेंट में लोकेटेड है। बाकी ये कहीं नहीं मिलते, चारों अफ्रीका में मिलते हैं। और वो लाइन भी एक दूसरे को अफ्रीका में काटती है, लिखवाऊंगा मैं, गिनी के पास, गिनी, गल्फ ऑफ गिनी में, और उसमें घाना में लेक है, वो लेक वोल्टा, लेक वोल्टा के पास से जाती है, पूछा गया एग्जाम में। चलिए खैर, अब अगर जीरो का पता चल गया, 0 डिग्री आ गया। अब एक और बात है, सन की तरफ अर्थ झुकी हुई है 23.5, इसका मतलब अर्थ का 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे वाला पोर्शन ज्यादा लाइट लेगा। ठीक है, इसलिए 23.5 से ऊपर नहीं जाएगा और 23.5 से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि उसका फेस उतना ही रहना है ना। इसका मतलब सूर्य की किरणें या तो एक बार 23.5 ऊपर या 23.5 नीचे, इनके परपेंडिकुलर ही होंगी। बाकी जगहों पर पड़ेगी तो सही, लेकिन एंगुलर होती चली जाएंगी क्योंकि पृथ्वी गोल है। अब बनाते हैं चित्र। देखो, ये मान लीजिए पृथ्वी ये गोल हो गई, हालांकि पूरी तरीके से गोल नहीं है, इलिप्टिकल है। ये 0 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे है। सूरज क्या करेगा? सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें वर्ष में हमेशा यहां परपेंडिकुलर और एक एक बार यहां ऊपर या नीचे। ठीक है,
अब इसके बाद ऊपर देखो 23.5 डिग्री के ऊपर देखो आप, गोल होती चली गई अर्थ। इसका मतलब सूर्य की किरणें एंगुलर होती चली जाएंगी और कोणीय होती चली जाएंगी। देखो गर्म करने के लिए किसी चीज को क्या जरूरत है, सूर्य की किरणें आई यहां टकराई, टकरा के वापस लौट गई, गर्म करेंगी क्योंकि सारी ऊर्जा उसकी यहां लग रही है। लेकिन अगर वो क्या करें, आए और ऊपर से निकल जाए तो इस क्षेत्र को गर्म नहीं करेंगे क्योंकि ऊर्जा रुकी नहीं है। इसका मतलब पृथ्वी का ये वाला भाग ही केवल गर्म होता होगा क्योंकि यहां उसकी किरणें रुक रही हैं, इसके बाद एंगुलर हो रही हैं। इसका मतलब ये गर्म नहीं होगा, इसका मतलब ठंडा होता रहेगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम लैटिट्यूड्स में ऊपर चलेंगे तापमान कम होता चला जाएगा और जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ आते चले जाएंगे लैटिट्यूड्स में, लोअर लैटिट्यूड्स में आते चले जाएंगे, गर्मी बढ़ती चली जाएगी, तापमान ज्यादा मिलेगा। लाइफ के लिए गर्मी जरूरी है, ठीक है। लाइफ एक गर्मी में ही सस्टेन कर सकती है, सर्दी में नहीं। अब एक बात बताइए, इसका मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या फिर कहां मिलनी चाहिए, 23.5 और 23.5 के बीच में। इसीलिए विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है कर्क और मकर रेखा के बीच में। पूछा गया है यूपीएससी में, आईएएस में, एजर्सन रीजन में। क्यों? क्योंकि गर्मी आवश्यक। ठंडे क्षेत्रों में जनसंख्या नहीं पाई जाती, पोल पे रहता है क्या कोई, लेकिन देखो इक्वेटर पे दुनिया रहती है, ठीक है। चलिए एक बात ये समझ में आई। अब एक और इसमें एंगल बनता है 66.5 का, 66.5 डिग्री ऊपर और 66.5 डिग्री नीचे। इसको हम लोग ऊपर वाले भाग को, नॉर्दर्न पार्ट को आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल और सदर्न को अंटार्कटिक कहते हैं। ये हमने क्यों बनाया? क्योंकि 66.5 के बाद सूर्य की किरणें 66.5 के बाद हाईली एंगुलर हो जाती हैं, केवल पड़ती ही भर हैं, रुकती बिल्कुल नहीं। इसलिए 66.5 से लेकर 90 डिग्री तक का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल ठंडा रहता होगा। जबकि 23.5 से 66.5 का ये वाला जो एरिया है, यहां सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो, लेकिन एंगुलर होकर टकरा के ऊपर की तरफ निकल जाएंगी। पड़ेंगी तो गर्म करेंगी, टकरा के ऊपर निकल जाएंगी तो ज्यादा गर्म नहीं करेंगी, यानी ज्यादा देर नहीं रुकेंगी। इसका मतलब 23.5 से 66.5 वाला जो क्षेत्र है वो ना तो ठंडा होगा बहुत, ना ही गर्म होगा। तो क्या कहेंगे? शीतोष्ण। शीत उष्ण, ना ठंडा है ना गर्म है, मींस टेम्परेट, ठीक है। इसका मतलब अर्थ 3 जोन में बट गई, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे गर्म, यानी उष्ण कटिबंध, मींस टॉरिड जोन, ठीक है। 23.5 से 66.5 ऊपर और 23.5 से 66.5 नीचे, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, टेम्परेट जोन। और 66.5 से 90 ऊपर और 66.5 से 90 नीचे, एकदम से ठंडा, फ्रीजिड जोन। अगर अब आपको कहीं लिखा मिल जाए उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसका मतलब ऐसे वनों के बारे में बात हो रही है जो कर्क और मकर रेखा के बीच में है कहीं पे, ठीक है। अब समझ में आया? जहां भी उष्ण कटिबंध आपको लिखा मिल जाए वहां समझ लेना कि 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे के बीच का क्षेत्र है पृथ्वी का, गर्म एरिया है। टेम्परेट कहीं लिखा मिल जाए शीतोष्ण, तो मान लेना कि 66.5 से लेके 23.5 से 66.5 के ऊपर और नीचे का क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। और बाकी शीत कटिबंध तो शीत कटिबंध है, ये आप जानते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये बात समझ में आई? अब इसको बना लेना आप चित्र को, इस चित्र को आप बना लो। हाँ मैं लिखवाऊंगा ये सब। 23.5 डिग्री ऊपर की जो होगी इक्वेटर से उसको कर्क कहेंगे, कैंसर कहेंगे, और 23.5 डिग्री नीचे की जो होगी उसको मकर कहेंगे, कैप्रिकॉर्न कहेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल, और ऊपर 90 और नीचे 90, कितना हुआ? ध्रुव हो गए, ठीक है। ये बात समझ में आई? अच्छा एक बात बताइए, ये जो इक्वेटर की जो लाइन है
ये 180 डिग्री है। देखो किसी भी गोले पे अगर कोई लाइन खींचेंगे सीधी 180 डिग्री की होगी। अगर इस पे मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब या ये 90 डिग्री का एंगल हो गया 0 डिग्री के ऊपर। इसका मतलब 90 लैटिट्यूड से ऊपर हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 90 तक हो सकते हैं ऊपर, हाँ या ना? yes, और 90 नीचे बताइए 180 हो गए भाई। 90 ऊपर खींचे जा सकते हैं, 90 नीचे 180 हो गए। एक इक्वेटर हो गया, वो भी तो एक लैटिट्यूड है, 181 हो गए। ठीक है, टोटल लैटिट्यूड कितने? 181। अब रुको, इसमें एक लैक्यूना है। ये जो 90 डिग्री का लैटिट्यूड जो हमने गिन लिया, ये लैटिट्यूड नहीं है, ये पॉइंट्स हैं। लैटिट्यूड होते हैं वर्गवृत्त, सर्कल, जबकि ये सर्कल नहीं है, ये कोई रेखा नहीं है, जबकि ये कोई रेखा नहीं है, बिंदु है केवल। तो जब बिंदु है तो इनको घटाना पड़ेगा 2 को, तो 2 को माइनस करिए, टोटल कितने हो गए? 179। इसीलिए 179 लैटिट्यूड्स होते हैं। बहुत बार आया है एग्जाम में, कितने लैटिट्यूड है अर्थ के ऊपर? 179। समझ में आई ये बात? चलिए अब इसमें से कुछ बातें, ये कुछ बातें लिख लीजिए क्योंकि घर जाएंगे तो भूल जाएंगे। हेडिंग क्या डाला था आपने? अक्षांश डाल लीजिए पहले। लैटिट्यूड्स, ध्रुव तारे को केंद्र मानकर, ध्रुव तारे को आधार मानकर, ध्रुव तारे को आधार मानकर पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई, पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई पूरब से पश्चिम रेखा 0 डिग्री की देशांतर रेखा कहलाती है। 0 डिग्री की देशांतर रेखा कहलाती है। द लाइन which has been drawn from east to west, which has been drawn from east to west by making pole star a base is called 0 degree latitude or equator. 0 degree latitude or equator, ठीक है? पूरा सेंटेंस बोलो, पूरा सेंटेंस बोल के बताओ। The line which has been drawn from east to west by making a pole star is base. हाँ, base is called 0 degree latitude और equator, ठीक है? देखो एक्चुअली ये सारी जो चीजें हैं ना, ये यहाँ से आती रहती हैं, यहाँ से कुछ नहीं आता। यहाँ तो केवल कुछ मैं भटक ना जाऊं टॉपिक से, इसलिए कुछ पॉइंट्स लिखे रख के रखता हूं, जिससे वो एक उस लीनियर एक मोशन में चलता रहे। अब यहाँ से आ रहा है, वो मैंने बोल दिया, तो वो अब यहाँ गायब हो गया। अब यहाँ फिर एक नया स्टेप चल रहा होता है, क्योंकि मुझे 3 चीजें दिमाग में चल रही होती है। देखो बड़ा साफ बताता हूँ। एक तो मुझे क्या पढ़ाना है, टॉपिक में क्या चल रहा है, और एग्जाम में क्या पूछा गया था। तो वो ना बहुत जल्दी तेजी से एनालिसिस होती रहती हैं चीजें, इसलिए मैं भूल जाता हूँ बोल के। तो फिर अगर दोबारा अगर आपको बोलने कुछ इसमें चेंज कराना है तो मुझे बताना पड़ेगा कि क्या बोल रहा था। चलिए, हाँ, अब इसमें अगला पॉइंट देखो, ये इक्वेटर जो है कुल मिला के 13 देशों से गुजरती है ग्लोब पर। तो लिखो विषुवत रेखा ग्लोब पर 13 देशों से गुजरती है। इक्वेटर पासेस थ्रू 13 कंट्रीज फ्रॉम द ग्लोब, ऑन द ग्लोब, 13 कंट्रीज ऑन द ग्लोब, ठीक है? देखो नॉर्थ अमेरिका से शुरू करेंगे, सॉरी साउथ अमेरिका से, साउथ अमेरिका से शुरू करेंगे। पहला देश लिखिए इक्वेडोर, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ठीक है? ये तीनों देश दक्षिण अमेरिका के हैं, तो ब्रैकेट में लिख लेना साउथ अमेरिका। अब इसके बाद ये एंटर करती है अफ्रीका में। अफ्रीका में पहला देश साओ टोम और प्रिंसेप, साओ टोम, SAO, साओ टोम, THOME, और प्रिंसेप, एक ही देश है ये,
प्रिंसेप, PRINCEP, साओ टोम एंड प्रिंसेप, ठीक है। नेक्स्ट गैबोन, गैबोन। नेक्स्ट कांगो गणतंत्र, कांगो रिपब्लिक। नेक्स्ट कांगो लोकतांत्रिक गणतंत्र, कांगो लोकतांत्रिक गणतंत्र, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट युगांडा, युगांडा। नेक्स्ट केनिया, नेक्स्ट सोमालिया। ये सारे अफ्रीका के हैं, 7 होंगे, कुल मिला के 10 हो गए होंगे। अब नेक्स्ट लिखो। अब ये एशिया में एंटर करती है, एशिया में सबसे पहले एंटर करती है मालदीव में, मालदीव। नेक्स्ट इंडोनेशिया, और लास्ट है किरबाती, किरबाती, ठीक है। अब मुझे एक बात इमेजिन करके बताओ, देखो ग्लोब पर सबसे लंबी लाइन, सबसे लंबा लैटिट्यूड कौन सा होगा? इक्वेटर होगा। देखो इनको सर्कल भी कहते हैं, इसीलिए विषुवत व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है ग्लोब पर, याद रखना, लिख लीजिए। विषुवत व्रत ग्लोब पर सबसे बड़ा व्रत होता है, सबसे बड़ा व्रत होता है। इक्वेटर would be the largest circle on globe, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की रेखा कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर की रेखा कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिण की रेखा मकर रेखा कहलाती है। From equator 23.5 degree north latitude is called Tropic of Cancer, and 23.5 degree south latitude is called Tropic of Capricorn, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, विषुवत रेखा संपूर्ण पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसके उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and southern part is called southern hemisphere, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, हाँ हिंदी में 0 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश डिग्री, हाँ 0 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत तथा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक व्रत कहलाता है, अंटार्कटिक व्रत कहलाता है। फ्रॉम 0 डिग्री या फ्रॉम इक्वेटर 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज कॉल्ड आर्कटिक सर्कल, and 66.5 degree southern latitude is called Antarctic circle, ठीक है। अब आप इस एरिया को मेंशन कर लीजिए, अपने उसी में मेंशन कर लीजिए जहां पे चित्र बनाया है। 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे वाला जो क्षेत्र है उसके आगे पेंसिल से लिख लीजिए टॉरिड जोन या उष्णकटिबंध क्षेत्र। 66.5 से 23.5 ऊपर और नीचे दोनों तरफ टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंध।
और 66.5 से 90 डिग्री फ्रीजिड जोन या शीत कटिबंध। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब देखो, ये जो जोन हमने बांटे हैं ना, ये सनलाइट के अकॉर्डिंग बांटे हैं ना, है ना? सनलाइट के अकॉर्डिंग ही बटे हैं ना। इसीलिए क्योंकि देखो हमने बांटा सनलाइट के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चाहिए था हमें, कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा, ज्यादा होगा तो क्यों होगा, कम होगा तो क्यों होगा। एक बात अब मुझे यहीं से बताइए, जहां गर्मी ज्यादा होगी, एक जनरलाइजेशन है ये, मैं एक रीजनल जो कंडीशंस हैं उसको यहाँ पे अज्यूम नहीं कर रहा, केवल एक बात आपसे जनरल दिमाग में आपके बिठाना चाहता हूँ। जहां गर्मी होगी वहां वर्षा ज्यादा होगी नहीं होगी? इसका मतलब 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे वाला जो क्षेत्र है यही सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता होगा। सर मतलब टेम्परेट या फिर टॉरिड? टॉरिड, टॉरिड टेम्परेट तो है ही नहीं, अभी टेम्परेट के बारे में बात नहीं हो रही, ठीक है। इसीलिए यही वो क्षेत्र है विश्व का जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, हाईली रेनी एरिया है। अब देखो वर्षा ज्यादा, ऊपर से गर्मी भी ज्यादा, तो बायोडायवर्सिटी ज्यादा मिलेगी नहीं मिलेगी? जीवन ज्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा? देखो सबसे ज्यादा कहां मिलता है? इक्वेटर पे मिलता है नहीं मिलता? ये कुछ बेसिक इन्फ्रेंस हैं जो आपको निकालने हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। वो ऐसे ही करके पूछेगा यूपीएससी में, तो पीसीएस में तो डायरेक्ट पूछता है, कुछ नहीं करना होगा, क्लास के नोट्स पढ़ना काम चल जाएगा, एक एक सवाल मिलेगा उसी से ही। आईएएस के लिए आपको थोड़ा दिमाग उसमें लगाना पड़ेगा, ये क्या करना चाह रहा है। देखो मेरे जो नोट्स होंगे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और एक ही बात कई सारी चीजों को सॉल्व करती है वो, इसलिए उनको बार बार पढ़ने की कोशिश करना और आंसर्स निकालने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। जो चैप्टर कंप्लीट हो जाए घटना चक्र से उसके सवाल देखना लास्ट ईयर के, उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। और अगर उसमें कोई ऐसा सवाल है जो नोट्स के बाहर आपको मिलता है, मैं ये गारंटी लेता हूँ 80 to 90% आपको सवाल यहीं से मिलेंगे, नोट्स के बाहर नहीं होगा। लेकिन कभी कभी वो कुछ ऊटपटांग सवाल पूछ लेता है, उनका कहीं और छोर नहीं होता, ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे उसमें। लेकिन आप डिस्कस कर लेना ऐसे भी, क्योंकि जनरली ऐसे सवालों का क्या होता है कि एग्जामिनर एग्जाम को बिगाड़ने के लिए वो ऐसे सवाल रख देता है और इनके जो आंसर है वो हमें रटने पड़ते हैं, जनरली आते नहीं हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस नहीं होते। मुझे एक बात बताइए, क्या एग्जाम आपका सिलेक्शन के लिए लिया जाता है? नो सर। रिजेक्शन के लिए लिया जाता है? वो आपको बाहर निकालना है, उनको लेना नहीं है। हाँ जी, सही बात। तो इसलिए वो मौका ढूंढेंगे आपको बाहर करने का, छोटे से छोटा। लेकिन आपको क्या करना होगा, उनके सर में कील ठोकते रहना पड़ेगा कि नहीं तो वो कैंडिडेट हो जिसको आप ढूंढ रहे हो, जिसके लिए सरकार इतना प्रपंच रच रही है, एग्जाम कंडक्ट करा रही है, ये सब कुछ कर रही है, वो मैं ही हूं। तो बस मुझे लेके चलो, ये आपको उसको बताना है एग्जामिनर को। वो कब बताएंगे आप? जब आपकी जो बेसिक्स है ना, वो जो बेस है, जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत मजबूत हो। जब तक वो बहुत मजबूत नहीं होगी, आप उसके ट्रैप में फंसते चले जाएंगे, वो आपके साथ खेलता चला जाएगा, लगातार एग्जाम देते रहेंगे, फेलियर मिलती रहेगी। इसलिए वो देखो, पीटी का एग्जाम एक ट्रैप है, मेंस भी एक ट्रैप होता है, एक जाल है वो। उससे बाहर निकलने के लिए एक स्ट्रैटेजी, चक्रव्यूह से निकलने का एक रास्ता था नहीं था, वो स्ट्रैटेजी मस्ट है। अगर आपने उस स्ट्रैटेजी को, आपने बहुत सारे एग्जामिनर, शायद मैम वगैरह तो उन्होंने उतना समय उनको मिला भी नहीं और शायद बताया भी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैंने कई बार ऐसा देखा कि कुछ लोगों का पीटी हर बार निकलता था, हर बार उनका पीटी निकला, मेंस नहीं निकला। तो मैं पूछता था कि भाई क्या करते हो, तो बड़ा स्पेसिफिक उनकी मैंने स्ट्रैटेजी देखी और वो बड़ा स्पेसिफिक होके पीटी को देखते थे और केवल उतना करते थे जितना उनको करने की जरूरत होती थी, पीटी क्वालिफाई हो जाता था। इसलिए वो एक स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है पीटी को क्वालिफाई करने की। लोग कहते हैं मेंस की तैयारी करो, पीटी की मत करो, पहले तो पीटी देखना है। इसलिए देखो, तैयारी
अलग अलग नहीं की जा सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये पीटी है ये मेंस है, कोई इसको आपस में डिवाइड कर सके। क्या जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं उनको डिवाइड कर सकते हैं कि ये पीटी में पूछी जाएगी, ये मेंस में ऐसा कुछ आएगा नहीं, यहीं से मिलेगा सब। बस डिफरेंस कितना है, पीटी वुड बी फैक्चुअल, स्ट्रेट फैक्चुअल, लेकिन यूपीएससी में वो आजकल फैक्चुअल नहीं होता, वहां पे वो कंसेप्चुअल आने लगा है, वहां पे थोड़ा घुमावदार आता है। करेगा क्या, केवल इतना अंतर करेगा, जहां पीसीएस वाले थोड़े बेचारे दिमाग कम वाले होते हैं तो वो डायरेक्ट सवाल पूछ लेते हैं, और वो आईएएस वाले बड़े दादा मुनि टाइप के लोग होते हैं, वो बड़ा घुमा के पूछते हैं। बात सिंपल होगी लेकिन घुमा के पूछेंगे, आपको उनके घूमने में नहीं आना। मैं सिंप्लीफिकेशन करना बता दूंगा आपको क्वेश्चंस का कि वो क्या पूछना चाह रहा है, इतना वो सब कहानी सुनाने की उसको कोई जरूरत नहीं है, सिंपल पूछ सकता है, लेकिन वो चाहता है कि आप कंफ्यूज हो इसलिए उसने लंबी कहानी सुना दी। अब अगर आपके कॉन्सेप्ट्स कमजोर हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और सवाल गलत होंगे, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे जितना घुमा ले आप वहीं पहुंच जाएंगे, आंसर सही होगा। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं पीटी क्वालिफाई करने के लिए, स्पेशली ये यूपीएससी में भी काम आएगी, आपको पीसीएस में भी काम आएगी। देखो आजकल एक नेगेटिव परसेप्शन हम लोगों के बीच में है और वो है करंट को लेके। हम लोग यही सोचते हैं कि सवाल करंट से आते हैं, करंट 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 करंट, पूरे रोज महीने हर रोज अखबार पढ़ते हैं, हर महीने मैगजीन लेंगे, हर महीने पढ़ेंगे, और करंट ही बाद में नहीं होती। आप देखना किसी एग्जाम को आप देख के उसका आंसर करके, अगर आपने बहुत अच्छा करंट तैयार किया होगा और अगर बहुत ज्यादा करंट में से पूछा गया किसी एग्जाम में तो 100 में से 20 सवाल मिलेंगे आपको, 100 में से 20 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चंस आपको करंट से मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। और ये सिचुएशन तब होगी जब सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। अगर आपने बहुत मेहनत करी है सालों साल करंट के लिए तो आप 25 में से 15 सही करके आएंगे, 10 फिर भी सही नहीं होंगे, क्योंकि 10 तो ऐसे होंगे जिनका कहीं कुछ पता ही नहीं होता, वो कहां से देगा। बाकी का आपने क्या किया, जो स्टैटिक पोर्शन है जहां से 75 से 80 सवाल मिलने वो तैयार नहीं किया, केवल 25 के ऊपर पूरा ध्यान लगाया, 75 के ऊपर कोई ध्यान नहीं लगाया। अगर हम 75 के ऊपर अपने एफर्ट्स को 20% और बढ़ा लेते तो शायद जहां हमने पहले 50 सही करे वहां हम लोग 60 या 65 सही कर सकते थे। अगर वहां से हम लोग 60 से 65 सही करें और मान लीजिए करंट में से अगर हम 10 ही सही कर दें, कितने सही हो गए, 75। क्या कोई आपको पीटी से बाहर कर सकता है? लेकिन हम लोग करते क्या है, स्टैटिक को छोड़ देते हैं और करंट के ऊपर पूरा फोकस करके 20 सवालों के ऊपर फोकस करते हैं और 80 को छोड़ देते हैं। 80 के ऊपर फोकस करिए, 20 अपने आप हो जाएंगे, याद रखना। करंट केवल 1 महीना पहले एग्जाम के, कोई जरूरत नहीं है उसको पूरे साल पढ़ने की, केवल 1 महीना पहले, क्योंकि 1 महीना पहले बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे जो पूरे साल का करंट आपको दे देंगे, आपको केवल उसको देखने भर की जरूरत पड़ेगी। सर मैम ने तो अभी 2 साल का लिया था। मेंस एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन जब मेंस एग्जामिनेशन आप लिखने जाओगे तब जरूर 1.5 साल का करंट आपको देखना पड़ेगा, कंसेप्चुअल बेस, पीटी के लिए नहीं, प्रीलिमिनरी के लिए नहीं। पीटी के लिए नहीं, पीटी में ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव नहीं आता। सर लेकिन अगर मतलब जैसे टॉपर्स वगैरह की स्ट्रैटेजी देखें तो वो लोग बोलते हैं कि 50-60% करंट आता है। आप उठा के देखो क्वेश्चंस, आप स्ट्रैटेजी छोड़िए, पहले आप सवाल वो क्वेश्चन पेपर उठा के आप यही काम करना। नेक्स्ट टाइम जब मेरी क्लास होगी आप मुझे बताना, लास्ट ईयर का पेपर देखना और मुझे उसमें बताना कहां से 60 सवाल 40 सवाल करंट के थे या 50 करंट के थे। सर लास्ट ईयर तो नहीं थे करंट के क्वेश्चन, लास्ट ईयर स्टैटिक पार्ट आया था सर। देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे शायद आपसे बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में जानकारी है इसलिए बोल रहा हूं, उसको डिनाई मत करिए। डिनाई आप तब करें किसी बात को जब आपके पास डिनाई करने का पूरा बेस हो। स्ट्रैटेजी यही, स्टैटिक को मजबूत करिए। एक और बात, स्टैटिक में आपको पता है कहां से आना है, क्या हिस्ट्री के बाद कुछ पूछेंगे?
मॉडर्न हिस्ट्री के बाहर कुछ पूछेगा? अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से तैयार कर लेते तो बताइए सवाल बाहर जाएगा। लेकिन मुझे कोई बता दे कि किसी को पता है करंट कहां से आएगा? बताइए। तो जहां पे एश्योरेंस है वहां जाना चाहिए या बिल्कुल अंधेरे में तीर चला रहे वहां जाना चाहिए? वो जो टॉपर कहते हैं ना स्ट्रेटेजी, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर टॉपर्स की स्ट्रेटेजीज को आप बताओ या देखो, विकास सर से मिलना कभी, विकास दिव्य कीर्ति सर से, वो आपको बताएंगे। वो ये भी बताएंगे कि टॉपर झूठ भी बोलते हैं, अब वो क्यों झूठ बोलते हैं ये भी बताएंगे वो आपको। मैं इसलिए मैं नहीं कहूंगा ये, क्योंकि मेरा ऐसा स्टैच्योर नहीं है। हाँ वो कह सकते हैं, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन इस बात को हमेशा किसी का फॉलोअर नहीं बनना चाहिए, अपना लीडर खुद बनो। मान लीजिए मैंने बात कही कुछ, तो उसको एसेस करो, यकीन मत करो उसके ऊपर, मानो मत उसे कि मैं सही बोल रहा हूँ, एसेस कर लो, और अगर वो सही है तब फिर उसको फॉलो करो। ठीक है? मेरा ये कहना है स्टैटिक पोर्शन को पहले तैयार करो, क्योंकि उसका वेटेज एग्जामिनेशन में ज्यादा है और उसमें एश्योरेंस भी आपके पास ज्यादा है कि यहां से आएगा ही, पॉलिटी से आएगा ही, इकोनॉमी से आएगा ही, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इस पोर्शन को तैयार करो, 80% कवर अप हो जाएगा आपका। बाकी 20% में से आप करंट को, केवल एक साल का करंट 1 महीने पहले पढ़ना। बहुत सारे आती हैं किताबें और पब्लिकेशन, दुनिया भर के लोग लगे हुए हैं उसको छापने में। कोई भी एक बढ़िया सी मैगजीन लेके जो पूरे साल का निकालती है उसको कर लीजिए। दृष्टि ने अभी निकाला है पूरे साल का, विजन का आता है पूरे साल का, विजन का 365, इनसाइट का आता है पूरे साल का, आयुष बाबा का पूरे साल का आता है। तो क्या आप पूरे साल तैयार करोगे या 1 महीने में तैयार करना चाहोगे? एग्जैक्टली, इसको कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, ये सबसे सही तरीका है चीजों को करने का, बाकी आपकी मर्जी। हाँ सर, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो सर हिस्ट्री और पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं, और सर ऐसा लगता है जैसे वो करंट अफेयर है। तुमने आईआईटी का पेपर देखा है कभी? उसका पेपर देखना, आपको केमिस्ट्री का सवाल फिजिक्स का लगेगा और फिजिक्स का सवाल मैथमेटिक्स का लगेगा, और अगर ज्यादा दिमाग लगाए तो समझ में ही नहीं आएगा ये कौन सा सवाल है। तो यूपीएससी भी ऐसा ही है, यूपीएससी भी ऐसा ही है। यहां अगर बहुत ज्यादा दिमाग लगा लिया, यही ढूंढने में लग गई कौन से विषय का सवाल है, फिर नहीं आएगा। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखनी होती है यहाँ पे। मैंने ज्योग्राफी का टॉपिक शुरू किया, इतिहास में गया नहीं गया बताइए? ये बेसिक रीजन है। सर जिसका मतलब टोकरो को ही नहीं पता कौन से सवाल नहीं, ऐसा नहीं है, उनको पता होता है। वो अपना जनरल, देखो सबकी तैयारी अपनी अलग होती है, सबका काम करने का तरीका अपना अलग है, इसीलिए तो वो लोग डिफरेंट हैं। उन्होंने अपने अपने तरीके से रास्ते अपने अपने चुन के वहां तक पहुंच गए। जरूरी तो नहीं है ना कि आप भी उसी रास्ता वही आपके लिए बेस्ट हो सकता है आपकी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ अलग हो, आप अलग किसी रास्ते से जाना चाहें, वो एक अलग डिफरेंट बात है। तो एक तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखिए। पेपर को एक ही टॉपिक, मान लीजिए आप जैसे हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में ज्योग्राफी का एस्पेक्ट देख लीजिए। ठीक है, उत्तर पश्चिम से ही क्यों सारे आक्रमण हुए भारत पर, नॉर्थ वेस्ट से, उत्तर से क्यों नहीं हुआ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, उत्तर पूर्व की तरफ से क्यों नहीं हो पाए, उसका इकोनॉमी एस्पेक्ट भी देख लीजिए। इंडिया कैसे एक सेंटर बना, पूरे दुनिया का अर्थव्यवस्था का केंद्र बना, कौन कौन सी वो बातें थी, हिस्ट्री वाले सर आपको बताएंगे उसके लिए। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ अगर यही तरीके से चीजों को पढ़ेंगे ना तो वो नहीं आ पाएगी। ठीक है, जैसे मैंने एक इसमें एग्जांपल लिखवाया आपको, मैंने दो देशों के नाम लिखवाए, कांगो रिपब्लिक और कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर दोनों में क्या अंतर है। सर एक रिपब्लिक में ऐसा होगा कि मोनार्क है और एक में थोड़ी डेमोक्रेसी।
रिपब्लिक में मोनार्क भी होता है। मतलब उनका वो डेमोक्रेसी में तो हो सकता है, डेमोक्रेसी में तो हो सकता है। रिपब्लिक का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? सर एक लोग देखो वही बताए जिसको थोड़ी सी, जिसको आता हो, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के फेंक दिया। सर राज्य का मुखिया चुना जाएगा जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। बिल्कुल सही है। रिपब्लिक का मतलब ये है कि जो हेड ऑफ स्टेट है इट वुड बी इलेक्टेड, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में, लोकतांत्रिक गणतंत्र, अपॉइंट किया जाएगा। फिर लोकतंत्र कहां से आ गया? लोगों के द्वारा। अच्छा ये बताइए इंडिया का नाम क्या है राजनीतिक? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट चुना जाता है कैसे, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष? जहां पर हेड ऑफ स्टेट डायरेक्टली चुना जाएगा दैट वुड बी द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और जहां पर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा दैट वुड बी द रिपब्लिक। अब एक और सवाल थोड़ा कठिन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के अनुसार रिपब्लिक का क्या मतलब? हाँ, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कहा गया है कि गणतंत्र वह होता है जहाँ पर मतलब गणतंत्र एग्जाम्पल जैसे उसमें कि एक तो ब्रिटेन के दूसरे को समझाया है, भारत को रोका है। प्रस्तावना में समझाया गया है गणतंत्र को, उसमें कहा है कि ब्रिटेन में वहाँ का शासक अनुवांशिक होता है, लेकिन अनुवांशिक रूप से वो तो उन्होंने बता दिया, वो तो बता सर वही मतलब है। नहीं, अगर वो मतलब है तो दोबारा क्यों पूछता मैं? देखो सबसे पहले फिर से सुनो सवाल, ध्यान से सुनो, बताना उसको। सवाल मेरा ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के अनुसार गणतंत्र का क्या मतलब है? हम लोग रिपब्लिक यूज करते हैं, कांगो में भी हमने यूज किया रिपब्लिक ऑफ कांगो, और इंडिया में भी हम लोग रिपब्लिक ऑफ इंडिया यूज कर रहे हैं। क्या दोनों रिपब्लिक एक जैसे हैं? अगर उनमें अंतर है तो व्हाट वुड बी द डिफरेंस? सो आई एम आस्किंग व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस या व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ व्हाट रिपब्लिक अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दैट्स आई एम आस्किंग। सर संविधान में लिखा हुआ है गणतंत्र, गण का मतलब होता है सर लोग, और तंत्र का मतलब होता है शासन। जहां लोगों द्वारा शासन चलाया जाए वही गणतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र फिर? चलिए मैं बताता हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो वही बात है, रिपब्लिक का एक वही मतलब है कि द हेड ऑफ स्टेट वुड बी इलेक्टेड, ठीक है। ये नहीं बताया गया कि वो प्रत्यक्ष रूप से चुना गया होगा या प्रत्यक्ष रूप से चुना गया होगा, वो एक अलग बात है, बट द हेड ऑफ स्टेट वुड बी इलेक्टेड। एक बात तो ये, और दूसरी बात, any citizen of India could be elected as a head of state without any discrimination. किसी भी भेदभाव के बिना कोई भी भारतीय नागरिक हेड ऑफ स्टेट हो सकता है। इसका मतलब अस्थायी राजधानी हो गई, हेड ऑफ स्टेट हो सकता है। आई बात समझ में? क्या राष्ट्रपति बनने के लिए किसी विशिष्ट योग्यता की जरूरत है? क्या विशिष्ट जाति चाहिए, वर्ग चाहिए, धर्म चाहिए? That's the meaning of republic also in India. Head of state would be elected, and any person, any citizen of India could be head of state also, according to preamble of India. Because in preamble there is also political justice, राजनीतिक न्याय also define किया गया। खैर चलिए कहीं और चले गए, पॉलिटी में चले गए। तो ये चलो हाँ मुझे बताओ कहाँ थे? सर फ्रॉम इक्वेटर
सेक्शन हाफ डिग्री वाले सही है अच्छा ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसमें, ये कंप्लीट हो गया हमारा, लैटिट्यूड कंप्लीट हो गया, लॉन्गिट्यूड पे आते हैं, देशांतर। ठीक है, देशांतर। देखो आप मुझसे ना किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, अगर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझसे बाहर पूछ लेना, डिस्कस कर लेना। देखो मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है, ज्योग्राफी इज नॉट माय ऑप्शनल। ठीक है, सर थोड़ा देर तक ये लगता है कि बहुत देर से वही पढ़ रहे हैं पॉलिटी। सर ऑप्शन क्या था? सर पॉलिटी होगा। देखो मेरा ऑप्शनल है हिस्ट्री, हमारे दो ऑप्शनल थे, मेरे उस समय दो ऑप्शन होते थे, हिस्ट्री और पॉलिटिकल। मेरे दो ऑप्शन है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद मैंने मास्टर्स भी इंटरनेशनल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से किया है, इंटरनेशनल रिलेशंस में। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एज ए रिसर्च स्कॉलर काम भी किया। तो मुझे सबसे पहले सरकार से जो पैसा मिला वो इकोनॉमी के फील्ड में मिला। हम लोगों ने रिसर्च किया था एफडीआई, रिटेल में एफडीआई के ऊपर। डॉक्टर रघुराम राजन हमारे चीफ थे 2013-14 में। लेकिन आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा था। ज्योग्राफी का क्या किया? डीप स्टडी। ठीक है सर, एक दिन आप हमारा हिस्ट्री का लेक्चर लीजिए। नहीं सर रीजन ये है, देखो ज्योग्राफी में ही हिस्ट्री की बात हुई और पूरा समय निकल गया। अगर ज्योग्राफी शुरू, हिस्ट्री शुरू होगी ना तो रात हो जाएगी। सर आप पूर्व मध्यकाल पढ़ा रहा हूँ। पूर्व मध्यकाल डर लगा है इसकी सर थोड़ी राइटिंग आज सर ऊपर से जाना ज्योग्राफी को देखेंगे हम बाद में। बहुत सर एक काम करना, देखो सर जो पढ़ाने आप उनको हिसाब से चलते रहिए। किसी की भी कोई भी क्वेरी आप मुझसे बिना किसी परेशानी के पूछ सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट में। मैं आपको बाहर आपसे चर्चा कर लूंगा उस बारे में। लेकिन देखो मैं आप में से ऐसा किसी भी स्टूडेंट को नहीं देखता जिसमें क्षमता ना हो करने की, जिसमें संभावना ना हो करने की। लेकिन मैं बहुत सारे रोड ब्लॉक्स देखता हूं आपके अंदर। हमारे दिमाग में ना कूड़ा भरा रहता है, हम लोग बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं अपने दिमाग में। बहुत सारी चीजें माने कि बाहर की बहुत सारी दुनियावी चीजें जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं होता। ये चीजें हमें हमारी कैपेबिलिटी को कम कर देती, ईगो को बढ़ा देती। तो सबसे पहले तो हमें अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना होगा और ईगो को कम करना होगा। वी मस्ट बी फर्स्टली बिहेव लाइक एज ए स्टूडेंट। जब तक हम लोग एक स्टूडेंट के रूप में कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक सीखेंगे नहीं। सीखेंगे नहीं तो नॉलेज नहीं आएगी। पानी हमेशा नीचे में को चलता है, ये मान के चलिए कि हमें सीखना है, तब आप सीख सकते हो। अपने आप को समय दो और शांत हो, बड़ा शांत हो, अपने एक मन को शांत करके पढ़ाई करो, तभी आप उससे ज्यादा एक्वायर कर सकते हो। मैंने कहा डीप स्टडी, डीप स्टडी तभी हो सकती है। अदरवाइज तो जैसे आज तक करते रहे हुए एकेडमिक में ऐसे ही चलेगा। पढ़ने के भी वही तौर तरीके हैं, 10 में से 5 सवाल करने हैं। क्वेश्चन पूछो ना, आपके हिसाब से ज्योग्राफी को मतलब कितने टाइम में, अगर कोई डीप स्टडी करता तो कितने टाइम में कवर कर ले? देखो ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है। जब मैं अपना रिवीजन करता था रात को, मुझे लगता है शायद मुश्किल से आधा घंटा, मुश्किल से आधा घंटा ज्योग्राफी के। और ज्योग्राफी नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए मेरे पास इससे ज्यादा टाइम होता ही नहीं था कि मुझे आधे घंटे से ज्यादा देना है उसको। केवल आधा घंटा कब आएगा ये? बार बार मैंने लक्ष्मीकांत 80 बार पढ़ी और आज भी जब मैं उसको पढ़ता हूं तो फिर मुझे कुछ ना कुछ उसमें नया मिलता है। और केवल लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है मेरे घर में रिवाइज होता है।
डॉक्टर एमपी सिंह मेरे ताऊजी हैं, रियल ताऊजी, एक मात्र पर्सनालिटी जो हर साल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिवाइज करती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वही किताब आती है, आप यहाँ देखिए लॉ डिपार्टमेंट में इसी कॉलेज के, मेरठ कॉलेज के, उनकी फोटो लगी हुई है और केवल यहाँ जो बुक चलती है एलएलएम में कॉन्स्टिट्यूशन की, उन्हीं की चलती है, डॉक्टर एमपी सिंह। मैंने ऐसी कोई किताब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की जो ना पढ़ी हो, या इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की। डीडी बसु, लक्ष्मीकांत, डॉक्टर एमपी सिंह, जेएन पांडे और बीएल फॉडिया, ग्रेनविल ऑस्टिन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, क्या नहीं पढ़ा? कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स मेरे पास है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन क्यों लिखा गया, इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ी डिबेट्स हैं। आई हैव ऑल दैट। सुभाष कश्यप को बड़े डीपली मैंने चीजों को देखी, पढ़ी उसे, ना केवल भारतीय संविधान बल्कि उनका द क्राइसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब चीजें आधे घंटे में थोड़ा सा हुआ। अब देखो उनको ना बार बार आप पढ़िए, उनको बार बार पढ़िए, उसमें से आप अपने नोट्स बनाएंगे, वो नोट्स आपका निचोड़ होंगे, और नोट्स को गो थ्रू करने में आपको आधा घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। सर जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है उसमें बहुत सारी कमेटी बनी थी, तो उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट थी, से बनाओ से बनाओ, तो इनका जो क्वेश्चन आता है ऑप्शन ऑब्जेक्ट रूप में समझ नहीं आता है कौन सी कमेटी में तो उसकी कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे सरकारिया कमीशन। जब भी सरकारिया कमीशन पूछेगा आपसे कि किसकी रिकमेंडेशन है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में गवर्नर के बारे में कोई झगड़ा हो, सरकारिया कमीशन पूछेगा। हमेशा लैंग्वेजेस के बारे में बात हो, सरकारिया कमीशन पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल एलोकेशन की बात हो, पुंजी कमीशन पूछेगा, उन्हीं की रिकमेंडेशन थी। तो जनरली दो, केवल सरकारी और पूंजी, इसको पढ़ लीजिए। केवल दो पढ़िए। सर एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझ में आती है। देखो बेसिक स्ट्रक्चर को तो बहुत समझना है, देखो बहुत मुश्किल बात नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा बस उसी को समझ लीजिए। केशवानंद भारती में उन्होंने जो कह दिया 1973 में, और उसके बाद लगातार फंडामेंटल राइट्स में वो जो बताते चले गए, तो दैट कंपाइलेशन वुड बी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। सर चार्टर एक्ट में मतलब पढ़ना क्या अच्छी तरह से रिवाइज कर उसमें इतिहास को ध्यान में रख के पढ़िए। ये देखिए कि इंग्लैंड में क्या हो रहा था 1793 में, जब सबसे पहला चार्टर एक्ट आया, उस समय इंग्लैंड में क्या कंडीशन थी, बल्कि 1773 के पिट्स इंडिया एक्ट से, उससे देखिए रेगुलेटिंग एक्ट से 1772 के क्या कंडीशंस थी, क्यों रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग ही क्यों कहते हैं, फिर पिट्स इंडिया एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, चार्टर एक्ट को चार्टर एक्ट क्यों कहते हैं, तब वो बातें समझ में आएंगी। बेसिक पे जाइए, क्या, क्यों, कैसे, तब क्वेश्चन मार्क लगा के पढ़िए, तब चीजें आएंगी। कितना टाइम से आप मतलब ये सब स्टडी करते देखो ये सवाल मत पूछो, क्योंकि ये तो दुखती रंग पे हाथ रखने जैसा है। नहीं सर, कभी कभी लगता है कि हमारी एज मतलब निकलती जा रही है, हम लोग नहीं पढ़ पा रहे उतना। नहीं, देखो किसी के पीछे मत भागो, किसने क्या करा, अपना देखो, केवल एग्जाम का देखो, ठीक है। एग्जाम की रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, और बस वही चीज है। कोई अगर देखो किसी व्यक्ति की कैपेबिलिटी ज्यादा है, वो किसी काम को 2 घंटे में कर रहा है, तो आपकी मान लो उससे आधी है तो आप 4 में कर लोगे, लेकिन कर तो लोगे ना, ऐसा तो नहीं है ना नहीं कर पाओगे। अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी को डिसाइड करें। 6 घंटे पढ़ते हो, 6 ही पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है 50 पढ़ने की, लेकिन 6 पढ़ के कंटिन्यूटी के साथ 6 पढ़िए, मोर देन सफिशिएंट। सर आपने कभी यूपीएससी का अटेम्प्ट किया? मैंने 2 बार इंटरव्यू फेस किया है और 3 बार मेंस लिखा है, 4 अटेम्प्ट में से। सर एक क्वेश्चन है, सर जो डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा थे, उन्हें संविधान डॉक्टर नहीं डॉक्टर क्यों चुना गया? क्यों चुना गया? देखो सबसे बड़े थे। नहीं सर, एज था अध्यक्ष। हाँ, क्योंकि एज में सबसे बड़े, और आज भी यही परिपाटी है कि जब नई लोकसभा बनती है
द प्रोटेम स्पीकर सबसे बड़े अध्यक्ष, सबसे बड़े व्यक्ति को चुना जाता है जिसकी एज सबसे ज्यादा। अस्थायी इसलिए क्योंकि केवल जैसे प्रोटेम स्पीकर वो भी अस्थायी अध्यक्ष होता है, उनका काम केवल और केवल शपथ दिलाना था। सर जैसे आप इतनी बार गो थ्रू करा आपने ये यूपीएससी का पूरा पैटर्न, क्या आपको कभी सिस्टम में कुछ ऐसा लगा कि कोई प्रॉब्लम आ रही है? देखो सिस्टम में प्रॉब्लम्स को हम लोग अगर देखेंगे ना तो अपना काम नहीं कर पाएंगे। बहुत प्रॉब्लम्स थी, हम अनलकी भी रहे उस मामले में। 6 महीने पहले सिलेबस चेंज कर दिया गया, तैयारी 2 ऑप्शन से कर रहे थे, पता चला एक ही होगा। जीएस में 2 पेपर आते थे, पता चला 4 होंगे। एथिक्स कभी सुना नहीं था, पता चला 6 महीने बाद पेपर देना है, और 6 महीने क्या कुछ और ही कम, और भी कम टाइम था। भागे गए, एक लबासना से एक प्रोफेसर आए हुए थे, तो उनके पास गए क्योंकि लबासना में पढ़ाया जाता था एथिक्स। पूछा उनसे क्या क्या आएगा, केवल एक अंदाजा, केवल एक अंधेरे में तीर मारने जैसा था। आधी अधूरी तैयारी करी। एथिक्स के पेपर में बहुत ज्यादा कुछ, हाँ कुछ लोगों का जिनका फिलॉसफी जिनका ऑप्शनल था, या जिन लोगों का साइकोलॉजी ऑप्शनल था, जैसे कि मेधा रूपम मैम का, तो ऐसे लोगों को जिनका साइकोलॉजी और फिलॉसफी ऑप्शनल था उनका अपर हैंड हो गया उसमें, क्योंकि एथिक्स उनको उसी लेवल पे वो देखा गया। या जिन लोगों का बैकग्राउंड जनरली एडमिनिस्ट्रेशन से रहा, कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े रहे, उन लोगों ने केस स्टडीज बहुत अच्छी कर दी। हम लोगों को तो पता ही नहीं था केस स्टडीज में क्या आना है। लेकिन आप ना सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते कभी। सर आपने पीसीएस का नहीं दिया? मैं हिमाचल में सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, हिमाचल में मेरी 3rd रैंक है, ठीक है सर जब लेकिन मैं पढ़ रहा यूपी मेरा था, जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें दिक्कत है अब नहीं पढ़ रहे। सचिदानंद सिन्हा की उसी दिन मृत्यु हो गई थी, तो मैं सोचा कि इस वजह से अस्थायी अध्यक्ष रखा। नहीं, मुझे कैसे पता करूंगा? सर आपने ज्वाइन नहीं किया हिमाचल? नहीं मैं ज्वाइन करूँगा, अभी आई नहीं है, ज्वाइनिंग आई नहीं है, ज्वाइन कर लूँगा। कांग्रेचुलेशन सर। ताली बजाएंगे, पार्टी पहले ले लो। देखो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, 2 तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोगों को लाइफ में आपने भी देखा होगा, मेंशन किया होगा, आगे करोगे भी, अभी ना आपकी जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई। 2 तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोगों को सफलता बड़ी आसानी से मिल जाती है पहले दूसरे प्रयास में, और कुछ लोगों को सफलता बड़ी घिस के मिलती है। जिन लोगों को घिस के मिलती है ना, वो बहुत क्वालिटेटिव होते हैं। मैं विकास सर से इस बारे में बात करता हूँ, तो वो कहते थे कि कुछ लोगों को सफलता, उन्होंने कहा मुझे कि मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया, ये सेकंड अटेम्प्ट में हो गया, लेकिन बन तो आईएएस ऑफिसर गए, लेकिन वो क्वालिटी जो होनी चाहिए वो नहीं आ पाई। कभी कभी बाय लक बहुत सारी चीजें होती हैं, और कभी कभी बाय बैड लक बहुत सारी चीजें नहीं होती। लेकिन क्या लक फैक्टर क्वालिटी को कम कर सकता है? नहीं कर सकता। क्वालिटी कभी कम नहीं होती। एक चीज को करने में आप समय लगाएंगे, जितना ज्यादा आप समय लगाएंगे उतनी ही उस चीज को करने की क्वालिटी बढ़ जाएगी। अगर आप सकारात्मक रूप से समय लगा रहे हैं, नकारात्मक रूप से नहीं, यद्यपि है परंतु नहीं, पढ़ तो रहे लेकिन पढ़ेंगे नहीं, ये वाला नहीं। इसलिए क्वालिटी बढ़ेगी आपकी। ये मत सोचिए कि कितना समय लगना है, ये समय ये उसके ऊपर छोड़ दीजिए। बस ये देखिए कि करना क्या है। टास्क बहुत बड़ा है, एक आर्डुअस टास्क है ये, नियर टू इम्पॉसिबल, लेकिन इसको पॉसिबल बनाना है, क्योंकि पॉसिबल बनाया जा सकता है। नियर टू इम्पॉसिबल ही है ना, इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। कैसे बना सकते हैं? अपनी मेहनत से, एक स्ट्रैटेजी के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है,
सब कुछ पीछे छोड़िए। क्या करना है केवल यही ध्यान में रखिए। तो सर आपने दृष्टि से ली थी सर क्या कोचिंग? एक्चुअली विकास सर मेरे मेंटर भी। मैं विकास सर से सबसे पहले 2011 में मिला। सर आपने मेरी एक फ्रेंड थी, उनका हिंदी साहित्य सब्जेक्ट, मैंने कहीं से कोचिंग वगैरह नहीं। मुझे लाइफ में हमेशा टीचर बहुत अच्छे मिले और उन टीचर्स ने मुझसे कभी कुछ नहीं लिया और मुझे वो दिया जो शायद मैं मेरी वो औकात नहीं थी। मतलब मैं कहूँ, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ था, मैंने ग्रेजुएशन पीसीएम ग्रुप से की, यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ था, इकोनॉमी नहीं आती। दिल्ली में कोचिंग में गया, डी कुमार सर बेहतरीन पढ़ाते हैं, नाम है दिल्ली में डी कुमार सर का। लाइन लग जाती है जब फॉर्म भर रहे होते हैं, बहुत लंबी लाइन लगती है। रात को 3 बजे 2 बजे बच्चे आगे बैठ जाते हैं खिड़की के बाहर। फ्री में नहीं पढ़ाते, पैसे देते हैं, लेकिन तब भी लाइन लगती है। और ऑफिस बॉय को 10-10 हजार रुपए लोग रिश्वत देते हैं कि भाई एक कागज दे दे। मैं डी कुमार सर के यहाँ गया, क्या पढ़ाते? इकोनॉमी, केवल इकोनॉमी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कुछ। 7 दिन के बाद मैंने फीस जमा की, 7 दिन के बाद मैंने वो छोड़ दी जगह। मुझे लगा कि कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा मेरा, समझ में नहीं आ रहा। मैंने ताऊ जी से बात करी, उन्होंने कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस समय वो वाइस चांसलर थे, उन्होंने कहा कपिला के पास भेजता हूँ मैं। वहाँ कपिला एक मैडम थी, वो SRCC की हेड थी इकोनॉमी। मुझे उनसे इकोनॉमी पढ़ने को मिली और बाद में जहाँ मैंने इकोनॉमी का नहीं जानता था, बाद में ऐसी कौन सी किताब नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ी। मिश्रा एंड पुरी, दत्त सुंदरम, उमा कपिला, लाल एंड लाल, और इसके अलावा रमेश सिंह। हालांकि रमेश सिंह राइटर तो इकोनॉमी के नहीं थे, ज्योग्राफी के राइटर थे, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के राइटर थे बेसिकली। तो बात कुल मिला के कहने की ये है कि ये बिल्कुल मत सोचिए कि कितना समय लगना है, बस ट्रैक पकड़िए, अपने आप चीजें हो जाएंगी। सर आप कभी लाइफ में डिमोटिवेशन की तरफ होने की जरूरत नहीं। तो आपने कैसे अपने आप देखो होता है, जब रिजल्ट आता है ना और बहुत मेहनत करने के बाद वो नहीं मिलता, देखो अपने आप को चिकना घड़ा बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सर आपने कैसे वहाँ से मतलब बैकअप? मुझे बुरा लगता था, लेकिन मैं क्या करता था कि उस चीज के बारे में सोचता नहीं था, केवल आगे की तरफ देखता था कि अब अगला एग्जाम देना है। एक रात मेरे लिए बहुत होती थी उससे, क्योंकि तुम सेंसिटिव नेचर है ना तुम्हारा। मैं सर सीपीयू का एग्जाम सर एक नंबर से देखो मैंने बताया ना, अपने आप को चिकना घड़ा बनाओ, अपनी सेंसिटिव नेचर को दूर रखो। ये ना एक हार्ड टाइम है ये लाइफ का, और जो ये जिस जगह आप जा रहे हो ना, जिस रास्ते में, इस रास्ते में तो बहुत फेलियर्स मिलेंगी और बहुत बड़ी फेलियर्स मिलेंगी। ऐसी स्थिति भी आएगी कि आपको लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, और केवल आपको नहीं लगेगा, लोग कहेंगे अच्छा बन गया है सर कलेक्टर। सर आपके साथ भी कभी ऐसा और कहेंगे कलेक्टर साहब आइए, कलेक्टर साहब। जब हमसे कम लोग सिलेक्ट हो जाते हैं सर लेकिन जिस दिन बनेंगे उस दिन भी, जिस दिन बनेंगे वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले बहुत सुनना पड़ेगा, उसके लिए आप तैयार हैं। सर रीजन क्या है, और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जो बातें हैं ना, ये वो लोग करेंगे, उनसे कलेक्टर की स्पेलिंग पूछ लेना, नहीं बता पाएंगे। IAS की फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो कहेंगे अच्छा कलेक्टर साहब। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। लाइफ में इग्नोरेंस मस्ट है। अगर आपने इग्नोर करना नहीं सीखा चीजों को, तो फिर फेल हो जाओ। फिर तो यही चीजें रहेंगी, रोज डिमोटिवेटेड होके, फिर मोटिवेट होने के लिए कुछ ढूंढोगे, है ना।